चलिए, तो आज अपन जो कंसल्ट करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण नियम, उस नियम के बारे में जानेंगे। पिछला जो अपना वीडियो था उसमें वाष्प दाब क्या होता है उसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा कर ली थी। किसके बारे में? वाष्प दाब के बारे में। वाष्प दाब क्या है और इसके जो 4 कारक थे जो अलग अलग रूप से इसको प्रभावित करते हैं, वो 4 कारक जो थे उनके बारे में चर्चा करनी थी। वो 4 कारक कौन कौन से थे? उनकी प्रकृति थी, तापमान का प्रभाव था, और उसमें कोई वाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं या कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उससे वाष्प दाब किस प्रकार से प्रभावित होता है, ये सब जो बिंदु थे उनके बारे में अपन चर्चा कर ली थी। तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो है राउल्ट का नियम। क्या पढ़ना अपन को? राउल्ट का जो नियम है उसके बारे में पढ़ना है। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ कि राउल्ट का नियम क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक है राउल्ट लॉ, राउल्ट नियम। कि राउल्ट नियम है क्या? तो सबसे पहले बात तो ये जान लीजिए कि जो राउल्ट का नियम है वो आपका जो द्रव्यीय विलयन होंगे, कौन से विलयन? जो द्रव्यीय विलयन होते हैं उन विलयनों पर यह लागू होता है। किनके ऊपर लागू होगा? द्रव्यीय जो विलयन है उन विलयन के ऊपर राउल्ट का नियम लागू होगा। अब द्रव्यीय विलयन क्या होता है कि जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में मौजूद होते हैं, वह विलयन कौन सा कहलाता है? आपका द्रव्यीय विलयन कहलाता है, जिसकी जो चर्चा है अपने पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। यानी इसमें जो भी आपका विलयन होगा वो किसका होगा? द्रव्य प्लस द्रव्य का विलयन होगा। यानी द्रव्य और द्रव्य का जो विलयन होगा वह क्या कहलाता है? द्रव्यीय विलयन कहलाता है। कहने का मतलब कि जो सॉल्वेंट और सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूट जो है दोनों की जो अवस्था है वो किस प्रकार की होती है? द्रव अवस्था होती है। ठीक है, यानी जो विलेय वह भी द्रव्य है और जो विलायक है वह भी किस में है? द्रव्य में है। तब वह क्या, कौन सा विलयन कहलाता है? आपका द्रव्यीय विलयन कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं राउल्ट नियम पर। तो राउल्ट नियम को जानने से पहले, उसकी परिभाषा को समझने से पहले जो मुख्य मुख्य जो इसकी बातें हैं उस पर ध्यान लीजिए। कि मान लिया कि मेरे पास एक जो कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई द्रव्य पदार्थ भर रखा है। इसमें क्या भर रखा है? कोई द्रव्य पदार्थ भर रखा, द्रव्य पदार्थ भर रखा। अब ये जो द्रव्य पदार्थ है, इस द्रव्य पदार्थ के द्वारा जो बनने वाली वाष्प है, बनने वाली ये क्या है? इसकी वाष्प है, जो इसकी सतह पर क्या लगा रही है? वाष्प दाब लगा रही है। इसको मैं कह देता हूं द्रव्यवन। द्रव्यवन मतलब कि यहाँ पर शुद्ध द्रव्य है। ये द्रव्य किस प्रकार का है? शुद्ध द्रव्य, अकेला द्रव्य है। तो ये है आपका शुद्ध द्रव्य, शुद्ध द्रव्यवन। यानी प्रत्येक चीज को याद ध्यान में रखते जाना। शुद्ध द्रव्यवन है। दूसरा जो द्रव्य है, दूसरा कंटेनर, उसमें भी कोई एक द्रव्य भर रखा है। देखो, राउल्ट नियम तक पहुंचने के लिए पहले इन बातों को जानना जरूरी है। दूसरा जो कंटेनर है उसमें भी आपने क्या भर रखा है? कोई इसमें द्रव्य भर रखा है। अब इस द्रव्य का आपको पता है, पीछे वाले वीडियो में आपको मैंने बता दिया था कि द्रव्य क्या करता है? द्रव्य की वाष्प बनती है। तो इसके द्वारा भी यहाँ पर ये क्या बनी हुई है? ये वाष्प बनी हुई है। ये आपका कौन सा द्रव्य नंबर 2 है, या यूं कह दो कि शुद्ध द्रव्य। ये कौन सा? शुद्ध द्रव्य नंबर 2। ये शुद्ध द्रव्य नंबर 1 है और ये शुद्ध द्रव्य नंबर 2 है। अब देखो यहाँ पर
ये भी वाष्प दाब लगा रहा है, ये भी वाष्प दाब लगा रहा है, ये द्रव्य भी क्या लगा रहा है यहाँ पर, ये वाष्प दाब लगा रहा है। तो इस द्रव्य के द्वारा जो लगने वाला वाष्प दाब है वो मैं कह देता हूं कि क्या कहूं कि द्रव्य 1 का वाष्प दाब वो क्या है, P1 नोट। इसका वाष्प दाब कितना है, P1 नोट। बेटा ये चीज ध्यान में रखिए ना, इसका वाष्प दाब कितना, P1 नोट है। इसी प्रकार से आपका कौन सा द्रव्य 2 का जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब वो क्या ले लेता हूं, वो है P20। 1 का तो है P1 नोट और P2 का कितना है, P2 नोट है। ये इसका क्या है, वाष्प दाब। समझ में आई कहानी कि अलग अलग आपका शुद्ध द्रव्य है, एक द्रव्य ये है, दूसरा द्रव्य ये है, ये द्रव्य 1 ये द्रव्य 2 है, इसका वाष्प दाब P1 नोट है, इसका वाष्प दाब P2 नोट है। अब क्या करूं, दोनों को यदि मैं मिला दूं, दोनों को मिला दूं तो मिलाने से क्या बनेगा, दोनों का जो विलयन बनेगा, दोनों का क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो विलयन भी क्या लगाएगा, वाष्प दाब उसका भी होगा, हैं, विलयन जो लेंगे उसका भी कुछ क्या होगा, वाष्प दाब होगा। तो उसके वाष्प दाब को किस प्रकार से डिनोट करें, ये जो कंटेनर है इसमें क्या है आपका, विलयन भर दिया, मतलब इसमें क्या है आपका द्रव्य 1 प्लस द्रव्य 2, द्रव्य 1 प्लस द्रव्य 2। इसमें क्या क्या कह दूं कि द्रव्य 1 और दूसरा कौन सा है, द्रव्य 2। इसमें द्रव्य 1 था, इसमें द्रव्य 1 और 2 दोनों को मिक्स रूप से यहां पर मिला दिया। अब यहां पर इसका जो वाष्प दाब है, यहां पर इसका जो वाष्प दाब है वह किसका होगा, द्रव्य 1 का भी होगा, द्रव्य 2 का भी होगा। ये शुद्ध जो द्रव्य था उसका वाष्प दाब है। यहां पर मान लेता हूं कि द्रव्य 1 का, इसमें कि जो द्रव्य 1 है उसका वाष्प दाब P1 है और द्रव्य 2 का वाष्प दाब यहाँ पर क्या है, P2 है। यहाँ पर देखो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर क्या लिखा, P1 नोट लिखा है, यहाँ पर मैंने P1 लिखा है। P1 के लिए क्या लिखा है, P1 नोट लिखा है ना, और यहाँ पर द्रव्य 1 के लिए P1 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि P1 जो नोट लिखा वो किसके लिए है, इस शुद्ध द्रव्य के लिए है। एक शब्द मैंने क्या काम में लिया, यहाँ पर शुद्ध शब्द लिया। तो ये जो वाष्प दाब था किसके लिए है, इस शुद्ध P1 द्रव्य के लिए है। P2 नोट शुद्ध P2 द्रव्य के लिए है। यहाँ पर P2 जब दोनों को आपने मिश्रित कर दिया, एक दूसरे के अंदर मिला दिया, तो उस समय जो दाब लगेगा वो क्या होता है, P2 दाब होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो कुल दाब है, इसमें लगने वाला जो टोटल दाब है, यानी कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब कितना हो जाएगा बोलो, इसका टोटल होगा। ये भी दाब लगाएगा, ये भी दाब लगाएगा, द्रव्य 1 भी लगाएगा, द्रव्य 2 भी लगाएगा। तो कुल जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाएगा, P1 प्लस P2 के बराबर, P1 प्लस P2 के बराबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात जो मैंने कहा, इतनी बात को समझा आपने कि क्या मैं इस चीज में कहना चाहता हूं। इसी पॉइंट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कुल दाब आ गया आपका P1 P2। अब आपसे ये पूछ लिया जाए, अब इसके लिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें जो दाब लगेगा वो किसका कितना दाब लगेगा, P1 द्रव्य का कितना दाब लगेगा, P2 द्रव्य का कितना दाब लगेगा। तो इसको अपन किस रूप में कह सकते हैं, अपनी एक साधारण सी भाषा में ले लें, एक सिंपल भाषा में इस चीज को समझें। तो सिंपल भाषा में यह समझें कि जिस द्रव्य की मात्रा ज्यादा होगी, जो इसमें द्रव्य ज्यादा मात्रा में होगा, उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। द्रव्य विलयन क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं। द्रव्य में कौन सा गुण पाया जाता है, वाष्पन का गुण पाया जाता है। ये अपन पीछे जो वीडियो था उसमें क्लियर कर चुके हैं। तो जिस द्रव्य की मात्रा ज्यादा होगी उसका यहाँ पर क्या होता है, वाष्पन भी ज्यादा होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पदार्थ की मात्राएं हैं, उन मात्राओं को प्रदर्शित करने के लिए आपने एक नया पद दिया था। विलयन में जो उसकी मात्राएं हैं, विलय और विलायक की मात्राएं हैं, उनको
दर्शाने के लिए क्या कहा था? मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज कहा था। क्या कहा था? मोल प्रभाज कहा था। तो यहां पर जो आपका विलयन द्रव्य 1 है उसका जो मोल फ्रैक्शन वो कितना ले लेते हैं? x के द्वारा डिनोट किया था, x1 ले ले द्रव्य 1 का। किसका? ये द्रव्य 1 का। इसी प्रकार से द्रव्य 2 का, द्रव्य 2 का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा? वो आपका x2 हो जाएगा। यानी द्रव्य 1 का मोल प्रभाज कितना है? x1 है। द्रव्य 2 का मोल प्रभाज कितना है? x2 है। अब पूरा जो विलयन आपका होगा, पूरा जो विलयन होगा उसमें आपको बताया था कि टोटल जो मोल प्रभाज है उसका मान कितना होता है? 1 होता है। टोटल जो मोल प्रभाज होगा मतलब कि आपका यहां पर x1 प्लस x2 आप लें तो दोनों का जो टोटल मान है वो कितना आएगा? 1 आएगा। ये क्या आपके मोल अंश, मोल प्रभाज कह दो, मोल भिन्न कह दो, मोल फ्रैक्शन कह दो, ये मोल अंश है। तो टोटल विलयन का जो मोल अंश है, कुल मोल अंश है, वो मान किसके बराबर होगा? 1 के मान के बराबर होगा। ठीक है। अब देखो द्रव्य आपका कौन सा? 1 का प्रेशर कितना? P1, इसकी बात कर रहे हैं। क्या कहूं मैं कि द्रव्य आपका 1 है, 1 का जो प्रेशर है वो कितना है? 1 है। यानी देखो नोट करो, द्रव्य 1 का प्रेशर कितना? P1। अब P1 क्या है कि द्रव्य 1 का विलयन में वाष्प दाब। द्रव्य 1 बराबर क्या लिखा मैंने? P1। तो P1 किसके बराबर है? P1 है द्रव्य 1 में, द्रव्य 1 में द्रव्य 1 का विलयन में वाष्प दाब। द्रव्य 1 का क्या लिखोगे? द्रव्य 1 का विलयन में वाष्प दाब। इसी प्रकार से आपका क्या है? द्रव्य 2, द्रव्य 2 का दाब कितना है? P2। वो क्या है कि द्रव्य 2 का विलयन में वाष्प दाब। यानी P1 P2 बताया ना मैंने, P1 क्या और P2 क्या है? तो P1 क्या था कि P1 द्रव्य 1 का विलयन में वाष्प दाब और P2 क्या है? द्रव्य 2 का विलयन में वाष्प दाब है। ठीक है। अब देखिए द्रव्य जो 1 है उसका जो मोल अंश का मान कितना है? x1। द्रव्य 2 के मोल अंश का मान कितना है? x2। वो चीज मैं आपको नोट करा देता हूं। यहां पर क्या लिखेंगे कि द्रव्य 1 का मोल अंश वो कितना है? x1 है और द्रव्य 2 का मोल अंश वो कितना है? x2 है। बेटा ये चीज है पूरे पाठ में काम में आने वाली है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको बड़े ध्यान से आप नोट करते जाना, लिखते जाना। अब देखो ये चीज हो गई इतनी। अब है कि जो विलयन आपने लिया, ठीक है, तो विलयन में जो P1 विलयन जो आपका द्रव्य 1 है उसका वाष्प दाब P1 है। वो हमने क्या कहा कि उसके मोल किसके समानुपाती होता है? विलयन का वाष्प दाब उसकी मात्रा के समानुपाती होता है। मात्रा को यहाँ पर किसके द्वारा डिनोट किया गया है? x के द्वारा, मोल प्रभाज के द्वारा डिनोट किया गया है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो P1 वाष्प दाब यहाँ पर कि P1 का मान किसके होगा? इसके मोल अंश के, कि जितनी उसकी मात्रा ज्यादा होगी वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होगा। तो क्या कहेंगे? P1 उसके लिए मोल प्रभाज क्या है? x1। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है, कि इसकी मात्रा जितनी ज्यादा विलयन का वाष्प दाब उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। दोनों समानुपाती होते हैं। उसी प्रकार से P2 आपका क्या है? P2 द्रव्य का विलयन का वाष्प दाब, तो इसको मैं P2 लिखूं तो P2 में जो इसका मोल प्रभाज वो कितना आपका? x2 है। तो ये भी एक दूसरे क्या है? समानुपाती है। तो P1 समानुपाती किसके है? x1 के।
P2 समानुपाती किसके, X2 के। मतलब इस कंटेनर में जो भी प्रेशर लगेगा, वो द्रव 1 के मोल प्रवाह के समानुपाती और द्रव 2 के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। ठीक है। अब देखिए, अब अपनी जो केमिस्ट्री क्या कह रही है कि आपने तो समानुपाती लिया है, उसके लिए कुछ क्या लेना होगा, आपको एक नियतांक लेना है, उसको हल करना है। तो इसको हल करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा कि P1 बराबर, अब इसके लिए नियतांक लें तो इसके लिए तो नियतांक है वो क्या है, वो नियतांक P1 नोट ये x1, P1 नोट x1। अब P1 नोट ये क्या है, ये क्या था, ये एक नियतांक है। इस नियतांक को मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये किसका होता है। आप बता सकते हो किसका होता है, मैंने बता दिया इस चीज को कि P1 नोट किसका है, बता सकते हो, बताओ। देखें, ये किसका, आपका शुद्ध जो द्रव्य लिया था उसका वाष्प दाब है। P1 नोट यहाँ पर जो स्थिरांक नियतांक मैंने लिखा है वो नियतांक किसका है, P1 नोट का मान है। इसी प्रकार से आपका क्या आ जाएगा P2, तो P2 क्या आ जाएगा, P2 नोट x2, P2 नोट x2। यहाँ का जो इस समानुपाती को हटाया तो क्या आ गया, P2 नोट आ गया। अब P2 नोट क्या है वो देखो कि शुद्ध द्रव्य 2 नंबर का था, उसका जो वाष्प दाब है वह आपका क्या है, P2 नोट है। तो P2 बराबर क्या कितना हो गया, P2 नोट x2 के मान के बराबर हो गया। अब यहां पर यदि टोटल प्रेशर आप निकालो, क्या निकालो, टोटल प्रेशर यानी कुल वाष्प दाब यदि यहां से निकालना चाहें, कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब किसके बराबर होगा, P1 प्लस P2 के मान के बराबर। कुल वाष्प दाब इसका टोटल का कुल वाष्प दाब क्या होगा, P1 प्लस P2। तो P1 का मान कितना है, देखो P1 नोट x1 प्लस P2 नोट x2। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, P1 नोट x1 प्लस P2 नोट x2 के मान के बराबर होगा। अब यही से जो राउल्ट का नियम है उसकी परिभाषा निकलकर बाहर आती है। किसकी परिभाषा क्या होगी, चलो परिभाषा लिखो। किसकी परिभाषा है, राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम की परिभाषा। किसी द्रव्य विलयन क्या है, किसी द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन कौन सा होगा, द्रव्य प्लस द्रव्य, क्या होगा, द्रव्य प्लस द्रव्य। किसी द्रव्य विलयन में प्रत्येक जो इसका द्रव्य है, प्रत्येक द्रव्य कह दो या उसका घटक कह दो, प्रत्येक द्रव्य का आंशिक दाब, प्रत्येक द्रव्य का आंशिक दाब किसके समानुपाती है, यहां पर देखो किसके समानुपाती है, आंशिक दाब विलयन में मोल अंश के समानुपाती। आंशिक दाब विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। ये चीज हम यहाँ पर नोट सिद्ध की है, उसी को यहाँ पर किस रूप में लिख दिया, परिभाषा रूप में। किसी द्रव्य विलयन, तो द्रव्य विलयन यहाँ पर क्या आपका द्रव्य विलयन क्या है, द्रव्य प्लस द्रव्य है, विलय और विलायक यानी घटक ए और घटक बी, घटक ए और घटक बी दोनों ही किस प्रकार के आपके द्रव्य रूप में है। में प्रत्येक द्रव्य का, दो द्रव्य है ना आपका, ये कौन सा आपका द्रव्य फर्स्ट ले लो, ये कौन सा द्रव्य सेकंड ले लो, तो प्रत्येक द्रव्य का आंशिक वाष्प दाब, यहाँ पर उसका वाष्प दाब यानी P1 और P2, P1 और P2 मतलब कौन सा दाब, उसका आंशिक दाब यहाँ कर रहे हैं, में मोल अंश के समानुपाती होता है। द्रव्य 1 के मोल अंश कितने हैं, इसके आपके कितने थे, x1 है और इसके कितने x2 हैं, तो लगने वाला दाब किसके समानुपाती,
x1 और x2 के ये क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, और इसमें ऐड करना चाहो तो आप इसी को लिख सकते हो कि माना कि क्या लिखोगे, माना कि जो द्रव्य जो फर्स्ट है, माना कि द्रव्य फर्स्ट और सेकंड का विलयन बना हुआ है, तो द्रव्य 1 का आंशिक दाब P1 है और द्रव्य 2 का आंशिक दाब कितना है, P2 है। क्या कहोगे, माना कि विलयन द्रव्य 1 व द्रव्य 2 से मिलकर बना है, तब द्रव्य 1 का आंशिक दाब कितना होगा, P1, तथा द्रव्य 2 का आंशिक दाब P2 हो, तो फिर ये चीज आप इसको यहां नोट कर लेना। परिभाषा आ गई, परिभाषा से इसको अपन फिर क्या कर दिया, यहाँ पर इसको सिद्ध कर रहे हैं कि द्रव्य 1 का द्रव्य 2 से मिलकर बना है, द्रव्य 1 का आंशिक दाब P1 और द्रव्य 2 का आंशिक दाब P2 हो, तो क्या आ जाएगा, P1 समानुपाती x1, P2 समानुपाती x2। P1 बराबर क्या आ गया, P1 नोट x1, P1 क्या है, शुद्ध द्रव्य का दाब है, P2 x2 नोट x2, कुल दाब कितना हो जाएगा, P1 P2 के नोट के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी चीज को एक कर्व के द्वारा, एक ग्राफ के द्वारा इस चीज को समझते हैं, बताते हैं। मिटा दो इस वाली चीज को, यहीं पर मैं जो ग्राफ है उसको नोट करता हूं, उतार लिया होगा। चलो इस ग्राफ के ऊपर इसको क्या करेंगे, नोट किया जाएगा। इसके ऊपर क्या लेंगे, वाष्प दाब लेंगे। यहां पर क्या लेना है, वाष्प दाब, और यहां पर जो मोल प्रभाज है, मोल मात्रा है, उनको लिया जाएगा। यहां पर ये बिंदु है, इस पर मैं लूंगा कि x1 बराबर 0, x2 बराबर 1। क्यों 0 और 1 क्यों लिया है, क्योंकि जो कुल जो मोल प्रभाज है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो x1 प्लस x2 टोटल करोगे मान कितना आएगा, 1 आएगा। यहां पर मैं लूंगा x1 बराबर 1 और x2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक समय में क्या था। प्रारंभिक समय में x1, अब इसके लिए लेके चल रहे हैं अपन, यानी इसकी जो कितना दाब लगता है उसको किस प्रकार से ज्ञात करें, तो ये चीज यहां पर सिद्ध हो जाती है। यहां पर आपका जो है वो x1 का मान 0 है और x2 का मान कितना है, 1 है। तो उस स्थिति में यहां पर जो दाब लगेगा वो P2 नोट का मान कितना होगा, P2 नोट मान लेते हैं, P2 नोट का मान ये है। यहां पर ये जो मान है वो कितना है, P2 नोट है, क्योंकि P1 बराबर 0 है, तो उसमें P2 का मान अधिकतम दाब होगा, उसमें प्रेशर अधिकतम होगा, तो क्या हो गया, P2 नोट हो गया। अब जैसे जैसे यहां पर क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि x2 की मात्रा में कमी आ रही है, x1 की मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो x1 0 से बढ़कर कितना हो गया, x1, और ये x2 1 से बढ़कर घटकर कितना हो गया, 0 हो गया। तो उस समय P2 का जो आंशिक दाब है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। हम यही तो कह रहे हैं कि जो लगने वाला वाष्प दाब है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। वो किसके होगा, मोल अंश के समानुपाती होगा, मोल अंश के। ठीक है, तो x1 की मात्रा अधिकतम है तो दाब अधिकतम था।
अब धीरे धीरे x2 की मात्रा कम हो रही है, x1 की मात्रा अधिक हो रही है, तो इस ग्राफ में क्या आ जाएगी, इस प्रकार से एक कमी आ जाएगी, इस प्रकार से इसमें कमी आएगी। ठीक है, कि इसका वास्तव दाब क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। अब इधर क्या है, ये इधर x1 की मात्रा बढ़ रही है, तो यहां पर मान लिया कि जो प्रेशर है वो आपका P1 नोट है। अब इस बिंदु पर क्या है, P1 का दाब अधिक होगा, क्योंकि x2 का मान क्या है, 0 है, तो x की मात्रा अधिकतम है, प्रेशर समानुपाती होता है तो प्रेशर अधिकतम है। ठीक है, अब यहां पर ये किसके होगा कि मात्रा यहां पर जैसे जैसे इसकी बढ़ रही है, 0 से क्या हो रही है, प्लस में 1 हो रही है, तो उसके साथ साथ क्या होगा, इसका जो प्रेशर है उस प्रेशर के मान में भी क्या होती है, इस प्रकार से वृद्धि होती है। समझ में आई बात, कि जब P2 X2 था प्रारंभिक, ये आपका किसके लिए, शुद्ध द्रव्य के लिए है, किसके लिए है, शुद्ध द्रव्य। ये आपके क्या यहाँ पर मोल अंश है, किसको लिया गया है, मोल अंश को लिया गया है। तो प्रारंभ में जब था कि x1 बराबर 0 था और x2 की मात्रा क्या थी, अधिकतम थी, तो उसका प्रेशर का मान अधिक था। तो इस समय यहां पर ये जो कर्व किसको बता रहा है, ये P2 नोट किसके समानुपाती होता है, P2 नोट किसके समानुपाती होता है, वो x2 के समानुपाती है। P2 है वो किसके समानुपाती है, वहां देखो ये x2 के समानुपाती, इसको बता रहा है। ये जो कर्व बन रहा है ये किसको बता रहा है, P1 समानुपाती x1 को बता रहा है कि सांद्रता जैसे जैसे x1 की बढ़ रही है तो प्रेशर का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसमें सांद्रता जैसे जैसे या यूं कहें कि मात्रा उसकी कौन किसकी, x2 की सांद्रता कम हो रही है, तो कम होने के साथ साथ प्रेशर का मान भी क्या आ रहा है, कम हो रहा है समय के साथ। पहले प्रेशर इतना देखो धीरे धीरे लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, अंत में शून्य हो गया। मात्रा शून्य है तो प्रेशर दाब भी कितना है, शून्य। कहने का मतलब कि जब उसमें मात्रा ही नहीं है किसी घटक की तो उसमें किसी प्रकार का कोई दाब नहीं लगेगा। अब ये जो दाब बता रहा है, ये जो लेवल बता रहा है, ये लेवल, ये जो भी लेवल बनता है ये किसको बताएगा, ये P टोटल को बताएगा। P टोटल किसके बराबर है, P टोटल किसके बराबर, P1 प्लस P2 के मान के बराबर है। P टोटल बराबर किसके, P1 प्लस P2 के मान के बराबर। तो ये ग्राफ है वो जो राउल्ट का नियम है, उस राउल्ट के नियम का सत्यापन करता है कि मात्रा जब बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर का मान भी बढ़ेगा और मात्रा जब कम है तो प्रेशर का मान भी कम होगा। तो ये है राउल्ट के नियम का चित्र के द्वारा सत्यापन। राउल्ट का नियम क्या है उसकी आपको परिभाषा याद रखनी है। परिभाषा के साथ साथ किस प्रकार से राउल्ट के नियम का व्युत्पन्न अपन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, वो चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। और ये इसका कर्व हो गया, क्लियर। अब अगला जो टॉपिक है वो ये है कि जो आपने ये विलेन ले रखा है, उस विलेन के अंदर यदि आपने अवाष्पशील द्रव्य मिला दिया, उसके अंदर अवाष्पशील द्रव्य मिला दिया, तो उस अवाष्पशील द्रव्य मिलाने से जो उसकी वाष्प दाब है वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है, वो किस प्रकार से परिवर्तित होती है, तो उसके बारे में अपन को चर्चा करनी है। वो जो अपन चर्चा करेंगे वो आगे आने वाली नेक्स्ट क्लास में। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना।